ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। 3 मादा हाथियों की मौत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने वन विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही एक डीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज से प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा शुरू। दंतेवाड़ा पुलिस ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सरगुजा संभाग में 3 मादा हाथियों की मौत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने कल देर शाम बलरामपुर जिले के राजपुर रेंज के एसडीओ केएस खूंटिया और रेंजर अनिल सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा अतौरी के वन रक्षक भूपेन्द्र सिंह और गोपालपुर के परिक्षेत्र सहायक राजेन्द्र प्रसाद तिवारी पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं बलरामपुर के डीएफओ प्रणव मिश्रा को हटाने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। गौरतलब है कि सरगुजा रेंज में पिछले 5 दिनों में 3 मादा हाथियों के शव मिले हैं। पहली 2 मौतें सूरजपुर जिले के प्रतापपुर रेंज इलाके में, जबकि तीसरी मौत बलरामपुर जिले के राजपुर रेंज इलाके में हुई थी। वहीं सूरजपुर जिले के अंबिकापुर बनारस मार्ग के पास हाथियों के दल ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। उधर कोरबा वन मंडल के कुदमुरा वन परिक्षेत्र के ग्राम कडरा डेरा में आज एक हाथी ग्रामीण के घर बाउंड्री वॉल को तोड़कर घुस गया। इसके बाद ये हाथी आंगन में ही अचानक अचेत होकर गिर गया। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। विभाग द्वारा हाथी को बचाने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। हाथी की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सभी मरीज रायगढ़ जिले से हैं। बीती देर रात तक 105 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। इनमें 15 राजधानी रायपुर से हैं। इसके अलावा कोरबा, राजनांदगांव और बलौदाबाजार से 13-13, बेमेतरा से 11, दुर्ग से 9, महासमुंद और बिलासपुर से 8-8, कबीरधाम से 5, जांजगीर चांपा तथा बलरामपुर से 3-3, दंतेवाड़ा से 2 और धमतरी तथा कोरिया से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। रायपुर में मिले मरीजों में 2 एम्स रायपुर के हैं। इनमें से एक हॉस्टल का वार्डन है, जबकि दूसरा संक्रमित मरीज सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज करवा रहा था। इसके अलावा आमापारा की एक महिला भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। रायपुर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 128 हो चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1550 से पार हो चुकी है, जबकि 650 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। उधर महासमुंद जिले में बीती देर रात तक 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ये सभी अन्य राज्यों से आए हुए हैं। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या 42 हो गई है। इधर राजनांदगांव जिले में 13 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इन सभी मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी ने बताया कि आज 6 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इनमें 5 मरीज कबीरधाम और 1 मरीज राजनांदगांव का है। वहीं दुर्ग जिले से बीती देर रात तक 9 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें 3 सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवान शामिल हैं। वहीं जिला कोविड अस्पताल से आज 15 कोरोना संक्रमित मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। इनमें महासमुंद जिले के 12 और बलौदाबाजार जिले के 3 मरीज शामिल हैं। इस बीच एम्स रायपुर में आज एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। मृतक महासमुंद जिले का रहने वाला था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मृतक व्यक्ति को लकवे की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान कोरोना टेस्ट में संक्रमित पाए जाने के बाद उसे एम्स रायपुर शिफ्ट किया गया, जहां उपचार के दौरान आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह प्रदेश में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। इस बीच महासमुंद विकासखंड के प्राथमिक शाला रामपुर के क्वारेंटाइन सेंटर से फरार एक श्रमिक ने आत्महत्या कर ली है। क्वारेंटाइन सेंटर के नोडल अधिकारी मोहनीश वैष्णव ने पटेवा थाने में श्रमिक के फरार होने की सूचना दी थी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज से प्रदेशभर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा शुरू की गई है। ये सभाएं आगामी 22 जून तक चलेंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में पार्टी द्वारा आयोजित जिला जनसंवाद कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष में जितने ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि नए भारत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएंगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने की अपील की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के माध्यम से कोरोना वायरस और लॉकडाउन से प्रभावितों की आर्थिक दशा के स्थायी सुधार के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा की शुरूआत कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक राजेश मूणत के भाषण से हुई। सभा को सांसद संतोष पांडेय और पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने भी संबोधित किया। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में वर्चुअल कक्षाएं आगामी 15 जुलाई से शुरू होंगी। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति और विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया 30 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री शुक्ला ने कहा है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए शिक्षकों की व्यवस्था आगामी 15-20 दिनों में पूर्ण कर ली जाए, जिससे जुलाई महीने से वर्चुअल क्लास शुरू की जा सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम धनलक्ष्मी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं की जा रही है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेज चल रहे हैं कि पीएम धनलक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को केन्द्र सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। केन्द्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा गलत है और केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। कोरोना संकट के दौर में आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने में प्रधानमंत्री कार्यालय ने विशेष भूमिका निभाई है। देश के किसी भी भाग से यदि किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी समस्या से अवगत कराया तो उसका त्वरित निराकरण करने की कोशिश की गई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के स्मृति नगर में रहने वाले अरविंद बैनर्जी ने बताया कि उनकी बेटी अनुश्री राजस्थान के कोटा में कोचिंग ले रही थी और लॉकडाउन के कारण वहां फंस गई थी। उन्होंने जब प्रधानमंत्री कार्यालय को इससे अवगत कराया तो पीएमओ ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इसका हल निकाला तथा बसों के जरिए छत्तीसगढ़ के बच्चों को कोटा से उनके गृह राज्य लाया गया। मेरी बच्ची कोटा में पढ़ रही थी। लॉकडाउन के समय जो है वो वहाँ पे फंस गई थी, तो उस समय मेरे पीएमओ ऑफिस ने एक ग्रीवेंस लॉन्च कराई कि बच्चों को इवैक्यूएट करने का कुछ प्रबंध किया जाए। पीएमओ ऑफिस से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। तीनों गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और पीएमओ ऑफिस ने बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया और बच्चों को वहां से उन्होंने निकाला। बच्ची हमारी सुरक्षित घर में आ गई। पीएमओ ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनको जिस दिन हमने ग्रीवेंस लॉन्च कराया था और जिस तक हमारा ग्रीवेंस रिजॉल्व हुआ तब तक जो है वो कंटिन्यूज ट्रैक करते रहे। मैं नरेंद्र मोदी जी का, भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ।
दंतेवाड़ा पुलिस ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक माओवादियों को सहयोग करने के आरोप में पुलिस ने जगत पुजारी और रमेश उसेंडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी पिछले 10 वर्षों से माओवादियों को सामानों की आपूर्ति करते थे। कल माओवादियों के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर के साथ जगत पुजारी और रमेश उसेंडी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इंद्रावती एरिया कमेटी के सदस्य अजय अलामी ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए रमेश उसेंडी को 4 लाख रूपये दिए थे। साथ ही उसे इस बात की जानकारी दी गई थी कि ट्रैक्टर खरीदने में जगत पुजारी उसकी मदद करेगा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को ट्रैक्टर को खरीद कर लाने के दौरान गिरफ्तार किया। पूछताछ में एक आरोपी ने स्वीकार किया है कि वो माओवादियों के लिए सामान की सप्लाई किया करता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब से कुछ देर पहले आकाशवाणी और अन्य माध्यमों से प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि आगामी 19 तारीख तक गांव में बैठक कर फसलों को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका की व्यवस्था कर लें। आप सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि धान ला फसल ला बचाए बर सबसे ज्यादा जरूरी जब अंकुरित होते हमार अनाज के बीज उस समय ओकर देखभाल करे के बहुत आवश्यकता पड़ते और ऐसा समय में जब मवेशी खुला चरथे तो बहुत भारी नुकसान हो। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारे एक नारा दे रहे हैं, आप ला याद हुई कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी के 19 तारीख तक के आप अपन गांव में बैठक करके रोका छेका की व्यवस्था करो। सरकार की ओर से प्रति गौठान 10,000 रुपया हर महीना दे के फैसला किए गए। तो सबसे पहली जरूरी है हमारे फसल के बचाए के देकर बर रोका छेका जरूरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार लघु वनोपजों और वनौषधियों में वैल्यू एडिशन करने वाले उद्योगों को हर संभव मदद देगी। वैल्यू एडिशन से न केवल वनवासियों को लाभ होगा बल्कि उद्योगपतियों और व्यवसायियों को भी अच्छा फायदा होगा। महासमुंद जिले में पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव पेंगुलिन की तस्करी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को बलौदाबाजार मार्ग के पास ग्राम चन्नाट और दलदली के बीच पकड़ा गया। इस दुर्लभ वन्यजीव की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए होना बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने बताया कि इस वन्यजीव को बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभयारण्य से पकड़ा गया है। पेंगुलिन की उम्र 3 साल, इसकी लंबाई 40 इंच और वजन 14 किलो है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार 3 आरोपी इस वन्यजीव को बारनवापारा अभयारण्य से पकड़कर बेचने ले जा रहे थे। इसी दौरान बसना पुलिस ने पेंगुलिन के साथ इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। वन विभाग द्वारा मामले की जांच करने के बाद पेंगुलिन को जंगल सफारी रायपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जांजगीर चांपा जिले की ग्राम पंचायत लक्षणपुर के पूर्व सरपंच तेजस यादव की हत्या के मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर से चर्चा कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जनपद पंचायत बलौदा की जनपद सदस्य ज्योति यादव के पति की हत्या इस महीने की 12 तारीख को कर दी गई थी। इस मामले में आज फरार 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस हत्याकांड में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिन सुरक्षित रक्त की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और रक्तदान करने वालों का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित रक्त जीवन बचाता है। विश्व रक्तदान दिवस पर धमतरी में दृष्टिबाधित अरविंद शर्मा ने रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। इसी तरह प्रदेश के कई जिलों में रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत दुर्ग के शासकीय डॉक्टर वावा पाटनकर कन्या महाविद्यालय और शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अहमदाबाद के संयुक्त तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान दोनों महाविद्यालय की छात्राओं ने आपस में जुड़कर एक दूसरे से अपने अपने राज्यों की महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश में इस बार रथयात्रा नहीं निकलेगी। मंदिरों में पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न होगा। धमतरी में जगदीश मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर में इस बार रथयात्रा नहीं निकाली जाएगी। पिछले 80 साल के दौरान ये पहली बार है जब धमतरी में रथयात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि परंपरा के मुताबिक आज जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का विधि विधान से स्नान कराया गया। और अब पेश है मौसम का हाल।
मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में कुछ स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। वहीं अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून बस्तर और रायपुर से होते हुए बिलासपुर संभाग के पेंड्रा तथा अंबिकापुर तक पहुंच चुका है। प्रदेश के रायपुर, बालोद, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम काप्ता निवासी एक सैनिक की मध्यप्रदेश के सागर महार रेजिमेंट के फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। इसी जिले के डभरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुसुमझर में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराने से एक युवक की मृत्यु हो गई। राजनांदगांव जिले के ग्राम भारी में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। इसी जिले के ग्राम भूरसाटोला में एक महिला की छत से गिरने से मौत हो गई। और बस्तर जिले की नगरनार पुलिस ने एक ट्रक में अवैध रूप से गांजा की तस्करी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 मादा हाथियों की मौत को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने वन विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित करने के साथ ही एक डीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज से प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा शुरू। दंतेवाड़ा पुलिस ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में कुछ स्थानों पर आगामी 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।